स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ मीनिंग बाय एडजॉर्प्शन तो हम लोग समझ लिए, और एब्जॉर्प्शन, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन क्या है। देखिए एक चीज़ का यहाँ डिफरेंस मिलता है कि यहाँ पे डी हो गया, यहाँ पे बी हो गया। एब्जॉर्प्शन बी होता है स्टार्ट, यहाँ से ए के बाद बी स्टार्ट होता है, और यहाँ से ये डी, ए के बाद डी आता है। तो एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है हम लोग ये समझेंगे। देखिए एडजॉर्प्शन हमने बताया कि जैसे कोई सॉलिड सरफेस है, ये सपोज डेट कोई सॉलिड का सरफेस है, ये सरफेस ऑफ सॉलिड, दिस इज द सॉलिड सरफेस। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे कोई गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये अट्रैक्शन हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ कि गैसियस मॉलिक्यूल क्या हो गए, एडजॉर्ब होना स्टार्ट हो गए। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि ये जो गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं ये सिर्फ सरफेस पर ही एडजॉर्ब होते हैं, उस सॉलिड सरफेस के अंदर नहीं जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन के केस में क्या होता है कि जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंटर कर जाते हैं, सरफेस पे तो रहते ही रहते हैं, ठीक है, लेकिन उसके अंदर भी होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। होमोजीनियसली क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है इन दोनों में कि एब्जॉर्प्शन जो होता है वो बल्क फिनोमिना होता है, दिस इज कॉल्ड बल्क फिनोमिना, बल्क फिनोमिना। Absorption is a bulk phenomena, but adsorption is a surface phenomena. This is called surface phenomena. Surface phenomena. This is called surface phenomena. Absorption is called bulk phenomena. This is called bulk phenomena. Adsorption जो होता है, इसमें जब एडजॉर्प्शन होता है तो प्रोसेस वो होता है, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो फर्स्ट डिफरेंस समझ में आया कि ये सरफेस फिनोमिना होता है, वेयर एज एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमिना, ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये हो सकता है कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, कौन, एडजॉर्प्शन, बट एब्जॉर्प्शन इज neither exothermic or या nor endothermic process, neither exothermic nor endothermic process। that means एब्जॉर्प्शन के केस में न तो कोई भी हीट रिलीज होगी और ना ही कोई हीट एब्जॉर्ब होती है। स्टूडेंट्स ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, दूसरा डिफरेंस ये था। और यहाँ पे क्या होता है कि एडजॉर्प्शन मतलब आपको दिखेगा ये नॉन यूनिफॉर्म होता है स्टूडेंट्स, नॉन यूनिफॉर्म होता है प्यारे बच्चों, जबकि ये जो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ये यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, जैसे स्पंज आपने देखा होगा, तो स्पंज को वाटर में डाल दीजिए, तो स्पंज क्या करेगा, उस पूरे वाटर को होमोजीनियसली सोख लेता है, सक कर लेता है। ठीक है, तो उसमें वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे पूरे स्पंज में क्या होगा, होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि स्पंज के सिर्फ अपर पार्ट पर यानी उसके सरफेस पर ही वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, उसके बल्क में यानी स्पंज के शरीर के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, स्पंज के शरीर के अंदर चले जाते हैं। दैट्स वाई एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड बल्क फिनोमिना। बल्क मीन्स मतलब होता है बहुत ही बड़ा, अगर कोई चीज़ हो, जैसे मतलब उसकी पूरी बॉडी की बात करें। ठीक है, सरफेस पर होती है एडजॉर्प्शन, सिर्फ सरफेस होती है, इसको सरफेस फिनोमिना बोलते हैं। दूसरा बताया कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एडजॉर्प्शन जब होता है तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो जिससे स्टेबिलिटी गेन होती है, और स्टेबिलिटी कैसे गेन हो सकती है, जब हीट रिलीज करेगा, तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ये क्या कहलाता है, ये एब्जॉर्प्शन जो होता है
ये इस केस में ना ही हीट कोई इवॉल्व होगी और ना ही कोई हीट एब्जॉर्ब होगी। ऐसा आपने कभी देखा है क्या कि स्पंज में वाटर कोई एब्जॉर्ब किया और हीट जो है प्रोड्यूस हुई हो, यानी स्पंज गर्म हो गया, वाटर क्या है हॉट हो गया हो, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, ये बहुत कॉमन सेंस है। तो एब्जॉर्प्शन में कोई भी हीट वगैरह नहीं निकलती है। ये क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, मतलब जिस रेट के साथ शुरू में एब्जॉर्प्शन होता है वही रेट लास्ट तक होता है। लेकिन एडजॉर्प्शन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि एडजॉर्प्शन शुरू में बहुत तेज़ी से होता है, फिर बाद में क्या होता है कि वो कम हो जाता है, कम होते होते कांस्टेंट हो जाता है। तो एडजॉर्प्शन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म। सरफेस एरिया, एडजॉर्प्शन क्या होता है, फोर्थ पॉइंट हम लोग ये बना सकते हैं कि एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा होगा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, प्यारे बच्चों, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है उतना ज़्यादा होता है क्या, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, फोर्थ पॉइंट, जो ये इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द सरफेस एरिया। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया से इससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा तो एडजॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा। तो अभी हम इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्यों सरफेस एरिया बढ़ने के साथ रेट ऑफ एडजॉर्प्शन यानी एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ज़्यादा होता है, तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आई होप 4.4 डिस्टिंक्शन अगर आ गया एग्ज़ाम में तो लिख सकते हो। इसमें एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे स्पंज होता है, तो स्पंज जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये स्पंज है, ठीक है, तो इसमें इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड स्पंज। अब इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स आपने ऐड किया, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स को ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे चारकोल का एग्जांपल लिया, ठीक है, तो वहाँ पे एक एडजॉर्प्शन होता है, ठीक, ये समझ में आ गया सबको। अब हम लोग बात करते हैं, एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इस चीज़ को, जो चीज़ हम अभी समझाना चाहते हैं स्टूडेंट। सपोज यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पे इंक ले रखा है, ठीक है, इंक ले रखा है, मान लीजिए, चलिए ब्लैक इंक ले लेते हैं, ब्लैक या रेड इंक ले लिया। अब इंक में सपोज डेट अगर आपने यहाँ पे डिप किया, चौक डिप किया, ठीक है, चौक आपने देखा होगा वाइट कलर का होता है चौक, तो चौक अगर आप इस पर डिप करोगे स्टूडेंट, तो क्या होता है कि आप उसको तोड़ के देखेंगे तो क्या होगा कि वो जो ब्लैक इंक होगा वो उसके सरफेस पर ही रहता है, ठीक है, उसके सरफेस पर ही रहता है। उसको तोड़ के देखेंगे अंदर, तो अंदर जो है उसका कलर वाइट ही होगा, ठीक है। तो इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे, इस फिनोमिना को बोलेंगे एडजॉर्प्शन, नॉट एब्जॉर्प्शन, नॉट एब्जॉर्प्शन, दिस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। तो आई होप आप लोगों को ये समझ पा रहे होंगे, ये डिफरेंस था, और ये मैंने एग्जांपल बता दिया कि स्पंज में क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स होमोजीनियसली क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ सरफेस तक ही वो कलेक्ट होता है, एक्यूमुलेट होता है, हाई कंसंट्रेशन उसके सरफेस पर होता है। तो ये डिफरेंस होता है एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ
स्टूडेंट अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। कितने टाइप का एडजॉर्प्शन होता है, हेडिंग बना लीजिए प्यारे बच्चों, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एडजॉर्प्शन आर टू टाइप्स। on the basis of adsorption, force of attraction, on the basis of force of attraction, force of attraction, force of attraction के बेसिस पे एडजॉर्प्शन आर टू टाइप्स। कौन कौन से? एक होता है फिजियोजॉर्प्शन, फिजियोजॉर्प्शन। सेकेंड वन इज कीमियोजॉर्प्शन। स्टूडेंट, एक होता है फिजियोजॉर्प्शन, इसको एक और दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन। इसको भी बोल सकते हैं फिजिकल, और इट कैन बी रिटन एज फिजिकल एडजॉर्प्शन। और केमियोजॉर्प्शन को बोलते हैं स्टूडेंट, क्या बोल सकते हैं हम लोग? केमिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन बोल सकते हैं, केमिकल एडजॉर्प्शन बोल सकते हैं प्यारे बच्चों। तो एक को बोलते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन और दूसरे को बोलते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन। तो बहुत बार बोर्ड में पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। तो हेडिंग बनाइए डिस्टिंक्शन बिटवीन फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन बेसिकली it is due to weak van der Waals force of attraction। ये किसकी वजह से होता है स्टूडेंट? ड्यू टू वीक van der Waals force of attraction, van der Waals force of attraction। वीक van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है। और स्टूडेंट, ये किसकी वजह से होता है? ये होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, दैट मीन्स कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इस वजह से जो कीमियोजॉर्प्शन होता है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्ट्रांगली क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे सरफेस पे आके कलेक्ट हो गए तो वो क्या होते हैं? कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सरफेस पर एटम्स आते हैं तो उनके बीच में क्या होता है? एक लेयर दूसरे लेयर से वीक van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस समझ में आया कि इसमें वीक van der Waals फोर्स लगेगा और इसमें क्या लगेगा? केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट मीन्स केमिकल बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ये फर्स्ट डिफरेंस था। सेकेंड चीज हम लोग ये बोल सकते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन में हीट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। सेकेंड होता है यहाँ पे लो हीट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी या हीट ऑफ एडजॉर्प्शन बोल सकते हैं, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। लो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है? दैट मीन्स द हीट released
when 1 mole gas adsorb on the surface of liquid, surface of any solid। 1 मोल गैस अगर कोई एड्जॉर्ब होती है तो उस एड्जॉर्प्शन से कितना हीट निकला उसी को बोलते हैं लो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। यहाँ पे बॉन्ड वीक बनता है तो एनर्जी भी लगभग जो होता है वो 20 to 40 किलो जूल पर मोल। यहाँ पे लो हीट ऑफ एक्टिवेशन मतलब यहाँ पे हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन कम होता है, लेकिन यहाँ कीमियोजॉर्प्शन के केस में क्या होता है, हाई होता है, हाई हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन लगभग 40 to 240 किलो जूल पर मोल होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। जब बॉन्ड मजबूत बनेगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा निकलेगा। यहाँ पे वीक फोर्स लग रहा है, वीक वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वीक बॉन्ड बनता है तो उससे निकलने वाली हीट भी क्या होगी, कम होगी। थर्ड डिफरेंस होता है जो फिजियोजॉर्प्शन होता है उससे जो लेयर बनता है, इस केस में मल्टी लेयर का फॉर्मेशन होता है। दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। यहाँ पे जो मोनो लेयर के बजाय मल्टी लेयर का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे मल्टी लेयर का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे फिजियोजॉर्प्शन के केस में मल्टी लेयर का फॉर्मेशन होता है। थर्ड है मल्टी लेयर, डेट मीन्स यहाँ पे एक लेयर बना, फिर उसके ऊपर सेकेंड लेयर बना और सेकेंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर बना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसको बोलते हैं मल्टी लेयर फॉर्मेशन। यहाँ पे मल्टी लेयर बनता है, मल्टी लेयर, ये मल्टी लेयर का फॉर्मेशन होता है, मल्टी लेयर का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, थर्ड मोनो लेयर बनता है, मोनो लेयर का फॉर्मेशन होता है। देखिए यहाँ पे मोनो लेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सिर्फ सिंगल लेयर बनता है मोनो लेयर। ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ मोनो लेयर बनता है, यहाँ मल्टी लेयर बनता है? तो उसका बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पे जो फ्री वैलेंसीज होती हैं, फर्स्ट लेयर बनने के बाद जितनी फ्री वैलेंसी होती हैं सब की सब क्या हो जाती हैं, ऑक्यूपाइड हो जाती हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस H2 एड्जॉर्ब ऑन निकिल सॉलिड, तो ये जो H2 गैस एड्जॉर्ब होता है निकिल सॉलिड पर, दिस इज एग्जांपल ऑफ कीमियोजॉर्प्शन। इसको बोलते हैं कीमियोजॉर्प्शन, कीमियोजॉर्प्शन बोलते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि निकिल की जितनी भी वैलेंसीज होंगी, निकिल की जो भी वैलेंसी होगी ये हाइड्रोजन, ये वैलेंसी क्या होती है, यहाँ पे जो वैलेंसीज हैं, ये वैलेंसी, ये वैलेंसी, ये सारी वैलेंसीज ये सब ऑक्यूपाइड हो जाती हैं, तो फ्री वैलेंसीज नहीं रहती। यहाँ हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन एड्जॉर्ब हो गया, ठीक है, तो हाइड्रोजन एड्जॉर्ब हो गया तो वैलेंसी सब खत्म हो गई, फिर सेकेंड लेयर बनने का कोई चांस ही नहीं रहता। इस वजह से यहाँ पे मोनो लेयर बनता है और यहाँ पे क्या बनता है, मल्टी लेयर बनता है। तो थ्री डिफरेंस हमने बता दिया आपको। नेक्स्ट है स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक। यहाँ पे क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, फिजियोजॉर्प्शन जो होता है वो स्पेसिफिक होता है। ये क्या होता है स्पेसिफिक, ये क्या होता है बेटा नॉन स्पेसिफिक होता है, नॉन स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक होता है। और ये क्या होता है
स्पेसिफिक। स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक का मतलब जैसे वाटर है तो वाटर वेपर वो किसी की सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, बट जैसे हाइड्रोजन गैस है तो पर्टिकुलरली वो नाइट्रोजन पे ही निकल के सरफेस पर ही एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक हो गया। बात समझ में आ रही है? तो नॉन स्पेसिफिक का मतलब होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। वाटर किसी भी सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाएगा, किसी भी कोई भी सरफेस हो, एनी सॉलिड सरफेस। तो इसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर किसी हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन गैस वो एब्जॉर्ब होगी तो निकल सॉलिड पे डिजॉल्व, तो ये स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक हो गया। तो ऐसे कीमियोजॉर्प्शन क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, जबकि फिजियोजॉर्प्शन क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है। नेक्स्ट होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, पहले देखते हैं टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। पांचवा पॉइंट हम लोग देखते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर का क्या रोल होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होता है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन कंटिन्यूसली जो होता है वो डिक्रीज करता है इस तरह से, ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन के केस में होता है। इस तरह से ये डिक्रीज करता है। टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ क्या होता है कि फिजियोजॉर्प्शन जो x/m होता है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये फिजियोजॉर्प्शन के केस में होता है। फिजियोजॉर्प्शन के केस में ये होता है। लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन के केस में, केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि पहले इंक्रीज करता है, पहले इंक्रीज किया और फिर उसके बाद कांस्टेंट हुआ और फिर डिक्रीज करता है। तो ये टेम्परेचर बढ़ाने से x/m जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है, और ये ग्राफ हम लोग किसके लिए लिए, कीमियोजॉर्प्शन के लिए होता है। तो दोनों अलग अलग तरह का बिहेवियर शो करते हैं। इसमें टेम्परेचर बढ़ाने से फिजियोजॉर्प्शन डिक्रीज करता है, यहाँ पे फिजियोजॉर्प्शन, केमियोजॉर्प्शन क्या होता है, पहले शुरू में बढ़ता है फिर उसके बाद कम होता है। टेम्परेचर शुरू में लो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे फिजियोजॉर्प्शन, केमियोजॉर्प्शन बढ़ता है। अब ऐसा क्यों होता है, फिजियोजॉर्प्शन कम हो रहा है, केमियोजॉर्प्शन बढ़ता जा रहा है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें किसी भी नो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड, बट केमियोजॉर्प्शन होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए हमको। अगर एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए तो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगी, और टेम्परेचर जब तक उस एक्टिवेशन एनर्जी को हमें चाहिए, जैसे यहाँ पे हमने कहा कि ये एक्टिवेशन एनर्जी के लिए हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में ये ग्राफ पढ़े थे, ये रिएक्टेंट होता था, ये प्रोडक्ट होता था, तो दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये होता था एनर्जी और ये होता था प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे इतनी चाहिए, और जब टेम्परेचर देंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाती है। और फिर उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी के बाद आगे जब हम टेम्परेचर उसको देते हैं, उसके बाद क्या होता है, डिक्रीज क्यों करता है, क्योंकि अब क्या होता है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ था वो ब्रेक होने लगता है और एब्जॉर्प्शन, कीमियोजॉर्प्शन कम होने लगता है। यही लॉजिक है इसके पीछे। और नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर का दोनों पे सेम इफेक्ट बढ़ता है। प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, फिजियोजॉर्प्शन भी बढ़ता है और क्या होता है, कीमियोजॉर्प्शन भी बढ़ता है। यानी x/m जो होगा एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। डेट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p।
दोनों ही केसेस में क्या होता है कि बढ़ता है, दोनों ही केस में बढ़ता है, मतलब प्रेशर दोनों को फेवर करता है, इसको भी फेवर करेगा, इसको भी केसेस में फेवर करता है। तो ये जो ग्राफ आता है प्रेशर के लिए जो ग्राफ आता है, टेम्परेचर के बाद जो प्रेशर का जो रोल होता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, मतलब टी को कांस्टेंट रख करके यहाँ पे ग्राफ। तो इस तरह से ग्राफ, अलग अलग टाइप के ग्राफ मिलते हैं। तो अलग अलग टेम्परेचर पे मान लीजिए T1, T2, T3, अलग अलग टेम्परेचर के लिए यहाँ पर x/m की वैल्यू भी क्या होगी, अलग अलग होगी, x/m की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी, यानी y एक्सिस ये कहलाएगा और ये x एक्सिस कहलाएगा। तो इस तरह से ग्राफ आता है, इंक्रीज करता है, फिर उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है पैरेलल टू x एक्सिस। तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, डिस्टिंक्शन बिटवीन एडजॉर्प्शन, फिजियोजॉर्प्शन एंड केमियोजॉर्प्शन। तो यहाँ तक पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट टर्न पे इसके आगे बात करें।